चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। इसमें बताइएगा अभाज्य गुणनखंड का योग ज्ञात करना है। तो सारा फैक्टर को आप क्या कीजिए, प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए, है ना। ये ऑलरेडी प्राइम में है, 7 है, ठीक है। आप बताइए 9 को आप कीजिएगा तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर आ गया ये आपका 6 गुना, ये क्या लिख सकते हैं आप, 3 गुने 4, यानी कि 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। और यहां पर पावर 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं, ये 7 का पावर 7। तो आप बताइए ये 3 का पावर 12 हो गया प्लस 1, 3 का पावर 13 हो गया, गुना 2 का पावर 2 हो गया, गुना 7 का पावर 7 हो गया। पावर से वैसे कोई मतलब है नहीं हम लोगों को पूछा है अभाज्य गुणनखंड का योग। तो योग इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 1 3 आया, 1 क्या आया 2 आया, और 1 क्या आया 7 आया। तो 7 2 9 3 12, योग कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। कुल गुणनखंड की संख्या अगर पूछता तो आप क्या करते, सबके पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना कर देते तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ जाता, है ना। लेकिन यहां पर अभाज्य गुणनखंड का योग पूछा है। क्या गुणनफल पूछेगा तो सबको गुना कर दीजिएगा। चलिए देखिएगा, इसका तो आ गया होगा, लैंग्वेज बेस्ड सवाल है। एक गणितीय प्रश्न को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया। तो मान लीजिए ना प्रारंभिक संख्या कुछ x है, तो पहले x का वर्ग कर दिया, x स्क्वायर हो गया, फिर उसमें से 15 घटा दिया, तो 15 को घटा दीजिए। अब एक दूसरा व्यक्ति क्या है, प्रतुल है, उसने प्रारंभिक संख्या से पहले 15 घटाया, तो प्रारंभिक संख्या x था उसमें से 15 घटाया, अब फिर उसके अंतर का वर्ग किया, अंतर का अवर्ग किया। पहला व्यक्ति क्या किया, संख्या के वर्ग में से 15 घटाया, और दूसरा व्यक्ति क्या किया, पहले संख्या में 15 घटा दिया फिर वर्ग किया। तो इस तरह से समान उत्तर प्राप्त हुआ, यानी कि ये आपस में बराबर है। यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए, वही प्रारंभिक संख्या, x स्क्वायर माइनस 15, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना 225 माइनस 30x हो गया, है ना। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 30x इधर आ गया तो पॉजिटिव हो गया, माइनस 15 उधर जाके जुड़ जाएगा, 240 हो गया। तो कितनी बार में लगा, 8 बार में। तो x बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर करेंगे। x का वैल्यू निकालना है हम लोगों को, तो देखिएगा ध्यान से, x आपका जिसका वैल्यू निकालना है वह पावर में है, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वेशन दिया हुआ है। तो पावर वाले का वैल्यू तभी निकलता है जब दोनों बगल बेस आपका समान हो, तभी आप पावर को इक्वल कर सकते हैं, है ना। जैसे आपसे अगर हम बोले कि यदि a टू द पावर x बराबर a टू द पावर y है, तो दोनों बगल अगर बेस समान है
तो x बराबर क्या हो जाता है, y हो जाता है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर x माइनस टू है ये, तो पावर में माइनस कब होता है, जब भागा का साइन हो और बेस समान हो। तो इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर x बटे में 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। बेस समान हो गया, पावर को घटा देंगे, ठीक है, बीच में प्लस आ गया, ये 3 टू द पावर x हो गया। ये आपका कितना है, 72/90 के बराबर। आप बताइए इसमें से आप क्या कॉमन लीजिएगा, 3 टू द पावर x कॉमन ले लीजिएगा, तो यहां क्या बचा 1, ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहां तो पूरा का पूरा निकल गया तो 1 बचा, ये आपका 72/90 है ना। तो ये 3 टू द पावर x है, गुना ये कितना हो जाता है 10/9, ये आपका बराबर 72/90। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 0 0 कट गया, तो 3 का पावर x और ये आपका ये कटा हुआ है, तो इधर जाके देखिए ये 9 का क्यूब है और ये एक 9 और गुना होगा, तो ये 9 का पावर 4 हो जाएगा ना जी। 729 9 का क्यूब, एक 9 और जाके गुना हो जाएगा, तो 9 का पावर 4 हो जाएगा। 9 को आप 3 के बेस में लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर और होल पावर 4, तो ये आपस में गुना हो गया, तो 3x बराबर 3 का पावर 8, तो x का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिएगा, दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वह 29 है, दो संख्या का एचसीएफ 29 है, उनके लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड 13 और 17, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या बोला। आप पहले बताइए कि संख्या जो होता है मौसों का गुणज होता है ना, यानी कि संख्या जो होगा 29 का मल्टीपल होगा हर एक संख्या, और मौसों का गुणज आपका एलसीएम भी होता है, संख्या भी होता है मौसों का गुणज और एलसीएम भी होता है। तो एलसीएम का दो गुणनफल आप गुणनखंड 13 और 17 है, इसके अलावा भी अन्य लगा दिया, दो अन्य गुणनखंड 13 और 17 है, तो यानी कि इस दोनों के अलावा भी एक गुणनखंड है, वो खुद एचसीएफ होगा। तो यानी कि आपसे अगर हम बोलें कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये कितने के बराबर होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है ना। तो आप बताइए कि पहली संख्या आपका एलसीएम गुना एचसीएफ है, तो एलसीएम आपका क्या हो गया, एलसीएम का अन्य गुणनखंड जो है 13 और 17 है ना, और एचसीएफ क्या है आपका 29 है। तो ये तो आपका दो संख्या का गुणनफल है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 13 गुना 29 भी है और 13 गुना 29 है और 17 गुना 29 होगा। तो इसमें आप बताइए कि बड़ी संख्या कौन सी है, दोनों में 29 से गुना है, तो 13 बड़ा है कि 17, 17 बड़ा है। तो बड़ा संख्या पूछा है कि छोटी संख्या, छोटी संख्या पूछा है तो छोटा ये हो जाएगा, 13 17 से 13 दूना 26, 11 37, ये हो गया आपका। तो जब भी इस तरह का सवाल रहे तो समझ जाइए कि अन्य दो गुणनखंड बोला है तो तीसरा गुणनखंड एचसीएफ ही होगा। अब उसमें से अगर एचसीएफ को छोटी संख्या से गुना करेंगे तो छोटी संख्या मिलेगा, बड़ा संख्या से गुना करेंगे तो बड़ा संख्या से मिलेगा।
इसका कोई बनाए? 5 नंबर औसत का है 100 आया। वेरी गुड। देखिए ना, विष्णु ने अपनी 10वीं पारी में एक्स रन बनाया, यानी कि 10वां पारी खेला तो एक्स रन बनाया। इससे पहले वह कितना पारी खेल चुका है? 9 पारी खेल चुका है। 10वां पारी खेला, 10वीं पारी खेला तो वह आपका एक्स रन बनाया। इससे पहले वह कितना पारी खेल चुका है? 9 पारी खेल चुका है वह। कहता क्या है, जैसे ही 10वीं पारी में एक्स रन बनाया तो इस रन बनाने के बाद प्रति पारी औसत 8 रन का वृद्धि हो गया, यानी कि 9 पारी तक जितना औसत था उसमें 8 रन का वृद्धि हो गया। और नया औसत वृद्धि होने के बाद 28 है औसत, तो उसमें 8 आपका वृद्धि हुआ औसत है। तो पहले जरूर 20 औसत रहा होगा, तब ना अब बढ़ के 28 हो गया। तो आप बताइए 9 पारी में इसका औसत कितना था? 20 था। दोनों का अगर औसत मिला दिए तो नया औसत कितना आ गया? 28। एलिगेशन जैसे ही आप लगाइएगा तो आप बताइए कि यहां पर पारी का अनुपात निकलेगा कि नहीं? इधर आपका 9 पारी है, इधर एक 10वां पारी 1 पारी है, तो इसको आप गुना कीजिए, ये घटाइएगा तो यह कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जबकि यहां पर अनुपात कितना होना चाहिए? 9:1 होना चाहिए। ये 9 पारी है, ये 1 पारी है, तो इधर आपका 8 आया, तो 1 का कितना गुना है? ये 8 गुना। तो 9 का कितना गुना ये होना चाहिए? 8 गुना, यानी कि यहां 72 आना चाहिए। अब 72 क्या चीज में से 28 घटाएं कि 72 हो जाए? तो ये जरूर 100 रहा होगा, है ना। इसमें कैलकुलेशन आपका बिल्कुल नहीं लगेगा एलिगेशन से। चलिए नेक्स्ट। अब देखिएगा, 20% जनसंख्या जो है युद्ध के कारण मर गया, मृत हो गया। आप पहले हमें बताइए कि अगर किसी शहर का जनसंख्या टोटल 100 है, इसमें से 20% मर गया तो कितना बच गया? अब जनसंख्या 80 बच गया। शेष जनसंख्या में से, यानी कि 80 में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारा गया, तो 5% और घटा दीजिए, तो इसका 5% कितना हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। 4 घटा दीजिएगा तो अब शहर की जनसंख्या कितना बचा? 76 बचा, है ना। शहर का वर्तमान जनसंख्या, यानी कि युद्ध के कारण मरने और महामारी में मरने के बाद जो संख्या बचा है जनसंख्या, वह वर्तमान जनसंख्या है जो कि 76 है। जबकि सवाल में दिया है 15,200, तो 76 यूनिट कितने के बराबर? 15,200 के बराबर। ये इसका कितना गुना? 200 गुना। तो युद्ध से पूर्व, यानी कि यह शुरुआत में कितनी जनसंख्या थी? इसका कितना गुना ले लीजिएगा? 200 ले लीजिएगा, यानी कि 20,000 जनसंख्या थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। चलिए नेक्स्ट। देखिएगा, इसका कितना आया? 200। चलिए,
एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया और आहर्ता अंक, यानी आहर्ता अंक का मतलब है पासिंग मार्क्स, है ना, पासिंग मार्क्स से 20 अंक कम था। यानी कि आप हमें यह बताइए कि ये 65% अंक प्राप्त किया और पासिंग मार्क्स से 20 अंक कम था, तो 20 अंक इसमें जोड़ देंगे तो यह पासिंग जस्ट पास हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। एक दूसरा छात्र है, उसी परीक्षा में टोटल 80% अंक प्राप्त किया और यह अंक आहर्ता अंक से 5% अधिक है। अगर जस्ट इसमें से 5% घटा देंगे तो ये न्यूनतम पासिंग मार्क्स हो जाएगा कि नहीं? ये भी न्यूनतम पासिंग मार्क्स, ये भी न्यूनतम पासिंग मार्क्स, ये आपस में बराबर होगा। तो आप बताइए कि प्रतिशत को एक साइड में ले लीजिए, ये 75% है, 75 में से 65 चला गया तो कितना प्रतिशत बचा? 10% बचा। 10% का वैल्यू कितने के बराबर? 20 के बराबर। तो 1% का वैल्यू कितने के बराबर? 2 के बराबर। परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, फुल मार्क्स, तो 200। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान से देखिएगा, एक दुकानदार ने 5 रुपया प्रति अंडा, यानी कि एक अंडा का दाम कितना? 5 रुपया, इस तरह से 12 दर्जन अंडा खरीदा। तो आप बताइए, एक अंडा का दाम 5 रुपया, तो एक दर्जन में 12 अंडा, तो एक दर्जन का दाम कितना हो जाएगा? 60 रुपया। यानी कि 12 अंडे का दाम 60 रुपया, एक दर्जन का दाम 60 रुपया, तो 12 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा? 720 रुपया। तो सीपी कितना हो गया आपका? 720 रुपया में खरीदा। परिवहन के दौरान 12 अंडा टूट गया, यानी कि एक दर्जन अंडा टूट गया, तो अब उसके पास कितना अंडा बचा? 11 दर्जन अंडा बचा और 11 दर्जन अंडे को 6 रुपया प्रति अंडे की दर से बेचा। तो एक दर्जन का दाम है आपका, एक अंडा का दाम 6, तो एक दर्जन का कितना दाम? 12 छाके 72। एसपी जो होगा वह 72 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से कितना दर्जन बेचेगा? अब तो एक दर्जन टूट गया, 11 है, तो यहां से देखिए तो ये कितना आ जाएगा? 11 दूना 22, 11 सत्ते 77 और 2 79। 720 रुपये का चीज 792 रुपया में बेच रहा है, तो इसको प्रॉफिट ही हुआ ना। कितने का प्रॉफिट हुआ? 72 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट प्रतिशत पूछा, लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य 720, 10% हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, दुकानदार ने लागत मूल्य का 40% अंक के रूप में जोड़ा। यानी कि देखिएगा, लागत मूल्य अगर लागत मूल्य आपका 100 रुपया है, तो इसमें 40% और जोड़कर एक एमपी निर्धारित किया, तो ये कितना हो गया? 140 हो गया। और वह बिक्री के लिए चिन्हित मूल्य पर, चिन्हित मूल्य कितना है, यानी एमपी 140 हो गया, उस पर 40% का छूट दिया, तो 40% का डिस्काउंट दे दीजिए। तो
तो इसका 40% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 56 56 घटाइएगा तो यह कितना हो जाएगा? हाँ, 84 हो जाएगा। यानी कि ये एसपी हो गया आपका। 84 रुपया में बेच रहे हैं, खरीदे थे 100 रुपया में, तो 100 का चीज 84 में बेचिएगा तो हानि होगा कि लाभ? हानि हुआ 16 का। तो हानि प्रतिशत भी 100 पर जितना होता है वही हानि प्रतिशत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ए बी से बन कैसे जाएगा? ये अंक लागत मूल्य है, अधिक पर अंकित किया और छूट दिया 40%, ए बी से कैसे होगा? 40 माइनस 40, हाँ हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। ये 40 हुआ, अगर छूट दे रहे हैं तो माइनस हुआ, अब -40 गुने 40 है ना। सक्सेसिव फॉर्मूला से भी लग जाएगा। -16 हुआ तो आपका 16% का हानि हो गया। तो ये कहीं कहीं लगता है, अगर आपका सिंपल आपका प्रतिशत दे दिया तब ना, अगर फ्रैक्शन में देता तब दिक्कत हो जाता है। चलिए, ये समानुपात है, यानी कि इसका अनुपात जो है आपस में बराबर है। समानुपात का मतलब क्या हुआ कि 7 और 12 का अनुपात बराबर होगा 21 और x के अनुपात के, है ना। यहां से आप बताइए, 3 बार में कटा, 12 36, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया? 36 हो गया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, इसका कितना आया? 13। वेरी गुड। दो ट्रेन समान चाल से, यानी कि दोनों ट्रेन का चाल जो है वह समान है, विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी कि एक दूसरे के तरफ चल रहा है। उसकी लंबाई जो है 120 मीटर और 140 मीटर है, वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है। तो प्रत्येक ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल ही ज्ञात करना है, तो चाल जो होगा सापेक्षिक चाल होगा। एक ट्रेन का मान लीजिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरा ट्रेन भी x का रफ्तार धरेगा, और दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहा है, तो चाल जुटेगा ना, तो x प्लस x हो जाएगा। ये चाल हो गया। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। जब ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा तो कितना दूरी तय करेगा? दोनों एक दूसरे का लंबाई दूरी तय करेगा कि नहीं? तो ये 120 है, ये 140, तो 260 दूरी तय करेगा। चाल बराबर दूरी है बटे में समय। समय कितना है? 10। तो 2x का वैल्यू आपका 26 है, तो x का वैल्यू 13 नहीं हो गया? 13 मीटर पर सेकेंड, है ना। चलिए नेक्स्ट, आप बताइए, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 1200 रुपया, यानी कि ये कोई मूलधन है, ये 2 वर्ष में 1200 रुपया हो जाता है ना, और 3 वर्ष में 1500 हो जाता है, यानी कि 1200 से 1500 जाने में इसको कितना समय लगा? 1 साल लगा। तो साल, अगर साल का डिफरेंस 1 रहे तो आप डायरेक्ट यहां से रेट निकाल सकते हैं। बताइए, 1200 से 1500 हुआ, कितना का वृद्धि हुआ? 300 का वृद्धि हुआ। तो रेट निकाल लीजिए। रेट बराबर 300 का वृद्धि कितने में? 1200 में, अगुना 100। ये डबल जीरो कट गया, 3 चौके 12, 100 बार में, ये 25 बार में, तो रेट कितना हो गया? 25%। क्या? ये क्या बोला है? वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए।
तो एक साल का आपका कितना हो गया, ये आपका कितना है 300, 300 बटे में 12, 4 बार में, और 4 से ये 25 हो गया ना। तो इसमें अच्छा ठीक है, तो ये 1200 से ये 1500 हुआ, तो लगातार एक ही साल हुआ। तो एक साल में कितना, नहीं नहीं, 1200 से 1500 आप बढ़ गए, तो एक साल में तो 300 रुपया बढ़े ना। तो 300 तो किसी रेट के हिसाब से ही हुआ। हाँ, साधारण ब्याज का ही। मूलधन निकालना होगा तो आप एक वर्ष का 25%, तो 2 वर्ष का 50% इसमें से घटा दीजिएगा। यानी कि P का 50%, P का 50, P प्लस इसका क्या होगा 50% होगा। R बराबर क्या हो गया जी 25% हुआ ना। 25% का वैल्यू कितना हुआ 1/4 हो गया, है ना। तो P का 1/4 जो है, यह आपका, एक मिनट रुकिएगा, आप क्या पूछ रहे हैं, ये मूलधन कितना होगा, तो 2 वर्ष में आपका 50% है, तो P प्लस P का 50% यानी कि 150% आपका कितना के बराबर है 1200 के बराबर है कि नहीं। एक साल में 25%, तो 2 साल में 50%, ये मिश्रधन है, तो 150% बराबर कितना हो गया 1200, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये निकाल लीजिए 1200 बटे में 150 गुना 100, 50 गुना 100, 50 तिहाई 150, 800 रुपया, 400, 800 का 800 का 75%, तो इसमें 75% जोड़िएगा ना, वो तो मिश्रधन है थोड़ा ना ब्याज है। 175%, 8 पंचे 40, 8 सते 56, 4 60, 8 एकम 8, 6 14, हम्म, अच्छा एक मिनट रुकिए, चलिए इतना मत कीजिए, चलिए आपको कंफ्यूजन दूर करते हैं, या तो हम गलत होंगे हो सकता है। आप देखिएगा, कोई मूलधन है आपका 2 वर्ष में 1200 रुपया हो गया, ठीक है, और ये टोटल 3 वर्ष में जो है 1500 रुपया हो गया, ठीक है। ये आपका एक साल में हुआ, एक साल में कितना बढ़ा आपका 300 रुपया बढ़ा, 300 रुपया बढ़ा, तो ये 300 रुपया एक साल का एसआई हुआ, तो 300 एक साल का एसआई हुआ, एसआई यहां से आपका कितना हुआ 300 रुपया हुआ, एक साल का एसआई 300, तो जरूर 2 साल का एसआई 600, तो 1200 में 600 घटा दीजिएगा, हाँ 600 होगा, 600 होगा। आप कैसे 50%, 2 साल में 1200 हुआ ना, तो एक साल में कितना 300 हुआ, तो अभी भी तो आपका कितना प्रतिशत होगा। अच्छा आप बताइए कि मूलधन 600 है ना, एसआई भी आपका एक साल का 300, तो रेट निकाल लीजिए, रेट बराबर ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुना समय 600 गुना 1, 3 दूना 6, हाँ 50%, सही बोले आप, 25% हम सियाई का निकाल लगा दिए थे, सॉरी इसके लिए, चलिए सही की, हाँ हाँ 50 आएगा, 50 आएगा, सही बोले। पचास प्रतिशत आएगा, सही। चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिएगा, एक निश्चित चक्रवृद्धि
ब्याज की दर पर निवेश की गई एक धनराशि का मिश्रधन जो है 4 वर्ष में 729 रुपया हो जाता है। 4 वर्ष में यह 729 हो गया, ठीक है, और 7 वर्ष में 1331 हो गया। 7 वर्ष में यह 1331 हो गया। 4 वर्ष से 7 वर्ष हुआ है तो कितना साल लगा? 3 साल लगा। अगर ये भी मिश्रधन है, ये भी मिश्रधन है, 3 साल लगा है, तो इसका कौन सा रूट ले लीजिएगा? क्यूब रूट ले लीजिएगा। तो ये बताइए कि इसका क्यूब रूट कितना? 9। इसका क्यूब रूट कितना? 11। गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 9 से 11 हो गया, तो कितना से बढ़ा? 2 से बढ़ा। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? 2/9 गुना 100, तो 22.2/9 है ना। ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ये चक्रवृद्धि ब्याज में लगेगा, वो साधारण ब्याज था। नेक्स्ट किया जाए। ये सब तो बन रहा है ना। चलिए देखिएगा, 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ये कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन के बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। एक चीज हमें बताइए कि 5 दिन का तो कार्य हो गया ना, ये 7 पुरुष मिलकर 5 दिन तक किया। अगर यही 7 पुरुष, टोटल कितना दिन का काम था? 12 दिन का काम था। यही 7 पुरुष आगे भी अगर 7 दिन तक काम करते रहता तो शेष काम हो जाता कि नहीं, इसी हिसाब से। लेकिन हुआ क्या कि 3 पुरुष कार्य छोड़ दिया। 7 पुरुष में से 3 छोड़ दिया तो बचा कितना पुरुष? 4 पुरुष। तो इस शेष काम को करने में कितना दिन लगाएगा, यह पूछा है ना। तो कितना हो गया? डी का वैल्यू ये आपस में बराबर होगा कि नहीं? तो डी का वैल्यू कितना? 49/4, तो 12.1/4 दिन। ऑप्शन नंबर डी। आप सोचिए ना कि 12 दिन में कोई 7 आदमी काम कर सकता, काम पूरा हुआ 5 दिन तक, तभी ना उसके बाद ही ना 3 पुरुष छोड़ा। 5 दिन तक तो उसी हिसाब से काम होते रहा। तो काम जो हो गया उसको खत्म कीजिए। अब मेरे पास जो शेष काम बचा, वही 7 पुरुष आगे भी 7 दिन तक करते रहता तो हो जाता कि नहीं? अगर कोई अड़चन नहीं आता तो हो जाता। 7 आदमी 7 दिन तक करता, शेष काम हो जाता। बोला क्या कि इस शेष काम को जैसे ही स्टार्ट हुआ कि 3 पुरुष छोड़ दिया। 3 पुरुष छोड़ दिया तो कितना आदमी? 4 आदमी। अब 4 आदमी कितने दिन में यही शेष काम करेंगे? तो मान लिया कि डी दिन में, तो डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो जब भी काम के बीच में कोई आदमी आए या जाए तो आप शेष काम को लेके ही इक्वेशन बनाइए, सवाल आसान हो जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, आदित्य अकेले एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। आदित्य को ए से डिनोट कीजिए। ये आदित्य 8 दिन में काम को पूरा कर सकता है। और भगवान एक दूसरा आदमी है, अकेले उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। भगवान को बी से डिनोट कीजिए, यह 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, दोनों मिलकर एक साथ कार्य किया, ए प्लस बी, ठीक है। लेकिन आदित्य को कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा। तो कार्य इधर पूरा हो रहा है, कौन छोड़ दिया? आदित्य छोड़ दिया। तो लास्ट का 3 दिन कौन अकेले काम किया? भगवान ही अकेले काम किया, है ना। तो इस तरह से कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यह पूछा। तो आप ये पता कर लीजिए कि आदित्य और भगवान मिलकर एक साथ कितने दिन तक काम किया और उसमें 3 जोड़ दीजिएगा तो टोटल समय निकल के आ जाएगा कि नहीं। आप बताइए कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ए का इफिशियंसी 3, बी का इफिशियंसी 2। आप बताइए, बी जो है 3 दिन तक कार्य किया, 3 दिन तक कार्य किया होगा तो बी अपने इफिशियंसी से किया होगा। बी का इफिशियंसी कितना? 2। तो कितना काम हो गया? 6 काम। कितने काम में से?
24 में से बी अकेले लास्ट 3 दिन किया होगा 6 काम। तो ए और बी जो है शेष काम कितना बचा, 18 काम बचा। तो इसी को कितना समय में किया होगा, तो 18 बटे में ये दोनों का इफिशियंसी 3 + 2 5, ये कितना हो गया 5 तिहाई 15, 3 बटे में 5। तो ये 6 दिन, ये 3.3 बटे 5 दिन, तो 6 + 3 9, 9.3 बटे 5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। 1 मिनट, तीन दिन पहले छोड़ना पड़ा, तो 3 दिन कौन छोड़ा, आदित्य छोड़ा, तो बी किया 3 दिन तक, कितना के इफिशियंसी से, 2 के इफिशियंसी से 6, आपका 18 काम है, 5 तिहाई 15। हाँ ये सही है आपका। कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा, तो हाँ 3 ही दिन है ना यहां पर, 3 और 3, 6.3 बटे 5 है ये, हम ये 6 जोड़ दिए, 6.3 बटे 5। यहां है कहां दिक्कत का, ऑप्शन नंबर बी। लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, देखिएगा एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय किया। पहला 80 किलोमीटर जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और अगला 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया। औसत चाल, तो औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड जो होता है वह आपका कितना क्या होता है, तय की गई कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस 80 + 30 110 बटे में इसके द्वारा लिया गया समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो 80 बटे 20 कितना हो गया 4, प्लस दूरी बटे चाल 30 बटे 30 कितना हो गया 1, तो ये कितना हो गया 110 बटे में 5, 22 किलोमीटर प्रति घंटा का आपका एवरेज स्पीड है ना, तय किया गया कुल दूरी बटे में कुल समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। आप बताइए, रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा एक व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन का खंभा गिनता है, 1 मिनट में। अच्छा एक चीज हम बताइए, यदि खंभे का एक दूसरे से 50 मीटर का दूरी स्थित है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। हम आपसे बोलते हैं कि 2 खंभे के बीच की दूरी जो है 50 मीटर, ठीक है, एक और खंभा ले लिए, उसकी दूरी भी 50 मीटर रहा होगा, तो आप 100 मीटर चले तो कितना खंभा काउंट किए, 1 2 3, लेकिन 50-50 का 2 ही मल्टीपल में आप दूरी तय किए। आप बताइए कि आप 50 मीटर की दूरी पर है, 21 टेलीफोन खंभा का गिनती करता, तो एक्चुअल में तो वह 20 खंभा तक ही दूरी तय किया होगा ना, है ना, तो आपका कुल दूरी कितना हो जाएगा, जैसे यहां पर कहते कि कुल दूरी कितना, तो 2 खंभे के बीच की दूरी गुना खंभे की संख्या -1, 2 खंभे के बीच की दूरी गुना खंभा का 1 2 3 में से 1, तब ना आ गया 100 मीटर। उसी तरह से यहां बताइए कुल दूरी कितना हो गया, 2 खंभे के बीच की दूरी कितना 50, और कुल खंभा कितना है 21, 21 में से कितना घटा देंगे, 1 घटा दीजिए,
तो यह कितना हो गया 50 गुने 20, यानी कि 1000 मीटर जो है वह कितने देर में, 1 मिनट में तय करता है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। दूरी कितना तय किया, 1000 मीटर तय किया, बटे में समय कितना लगा, 1 मिनट लगा। आप बताइए ये मीटर पर मिनट हो गया, हमको किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। तो 1000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर है ना। और 1 मिनट है तो इसको आप क्या कर दीजिएगा, 60 से भाग दे दीजिएगा तो घंटा में आ जाएगा। तो ऊपर जाके 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। हो गया कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही। चलिए नेक्स्ट। अब देखिएगा ये बहुपद आपको दिया हुआ है ना, इसमें कोटि ज्ञात करना। कोटि आपको, सॉरी, ये बहुपद आपको दिया हुआ है 9x का पावर 5, y का पावर 2 और z का पावर r। इसका कोटि, ये पूरे का कोटि जो है आपको कितना दिया हुआ है 15। तो r का मान ज्ञात कीजिए। कोटि क्या होता है कि सभी के पावर का योग, जो भी बहुपद दिया हुआ है उसमें जो भी पावर है उसका योग ही आपका कोटि होता है। तो x का पावर कितना 5 प्लस y का पावर कितना 2 और z का पावर कितना r, इस तीनों का योग ही कोटि होता है, जो कि दिया हुआ है 15। यहां से r का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 5 2 7, उधर जाके घट जाएगा 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 8 सी है आपका, है ना। तो कोटि बराबर क्या होता है, बहुपद में जो भी आपका पावर दिया हुआ है उसका योग ही आपका कोटि होता है। चलिए नेक्स्ट। इसका कोई किए हैं, ध्यान से देखिएगा। आपसे बोला है कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 322 के बराबर। यहां से आपको जाना है x के क्यूब में और 1/x का क्यूब, अब बीच में माइनस। तो आपका सबसे पहला एम होना चाहिए कि पावर 4 से आप पावर 1 में जाइए और तब वहां पर जाके आप माइनस कीजिए, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं कि अगर आप इसको x 2 अगर हम इसमें जोड़ दिए तो 2 इधर भी जोड़ दीजिए, दोनों बगल 2 जोड़ दी, तो इसको आप लिख सकते हैं कि x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू ए बी। 2 को लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये बराबर 324। तो फाइनली मोटा मोटी ये तो समझाने के लिए आपको लिखे, ये है एक्चुअल में क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ये 324 हो गया। आप यहां से बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना के बराबर, 324 का अंडर रूट 18 आ गया। अब ध्यान से देखिए, यहां से आप पावर 1 में जाइए और बीच में माइनस ले आइए। तो आप बताइए कि अगर माइनस लाइएगा तो -2
2ab लाना पड़ेगा आपका, तो -2 दोनों बगल घटा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2, ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, 18 में से 2 घटा दीजिए। तो ये क्या चीज हो गया आप ही बताइए तो, x -1/x का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं? तो x -1/x का होल स्क्वायर हो गया, ये कितने के बराबर, 16। तो आप बताइए x -1/x के कितने के बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। स्क्वायर हटाइएगा तो स्क्वायर रूट लगेगा। तो आपसे पूछा है x³ -1/x³, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों बगल होल क्यूब करना पड़ेगा, तो इसका होल क्यूब कर दीजिए, है ना। तो होल क्यूब कीजिएगा तो x³ -1/x³ -3ab होता है, तो ये तो कट ही जाएगा, -3ab कट गया, इंटू a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, इंटू 4 का क्यूब 64, तो ये कितना आ गया, x³ -1/x³। ये आपका पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको दे दिए ताकि आप कभी दिक्कत में नहीं पड़िए। 76 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाइएगा ना तो दिक्कत नहीं होगा, जब इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप सॉर्ट कर लीजिएगा आप। एडवांस में कौन सा पोर्शन में उलझते हैं, अलजेब्रा में कि जियोमेट्री में कि मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति में? अच्छा, ये बनाए थे ये, चलिए बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट, समषटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप ज्ञात कीजिए, है ना, प्रत्येक अंतःकोण का माप। आप बताइए कि पहले तो ये समषटभुज में कै गो भुजा होता है, 6 भुजा होता है, तो 6 भुजा वाले समषटभुज के अंतःकोण का माप ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक अंतःकोण, तो एक अंतःकोण आपका, अगर कुल अंतःकोण का योग आपसे पूछे तो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, ये कुल अंतःकोण का योग होता है। आपसे प्रत्येक अंतःकोण पूछा है तो n से भाग दे दीजिएगा, इसमें n का वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6 में से 2 गया, 4 गुना 180 बटे में n का वैल्यू 6, है ना। तो आप बताइए कि ये हो गया 120। या तो ये चीज कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है, किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण का टोटल योग जो होता है 360 होता है, चाहे कितना भी भुजा हो। तो आपको पता है कि समषटभुज में 6 भुजा है, तो एक बाह्य कोण का योग कितना हो जाएगा, 360 बटे में 6, कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री एक बहिष्कोण का योग। और किसी भी बहुभुज में अंतःकोण और बाह्य कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो प्रत्येक अंतःकोण 180 में से 60 घटा दीजिएगा तो निकल के आ जाएगा। या तो इस तरह से बना लीजिए और या तो इस तरह से बना लीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट, इसका कोई किए हैं, देखिएगा PQRS एक चक्रीय समलंब है, साइक्लिक, आपका साइक्लिक चक्रीय चतुर्भुज है ये। अच्छा, कैसा चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज है, जिसमें भुजाएं PQ और RS जो है समांतर है। पहले तो चक्रीय समलंब चतुर्भुज बनाइए कुछ इस तरह का, साइक्लिक आपका जो है PQ और RS, ये आपका मान लीजिए PQ है और ये आपका
आर एस, ये P, ये Q, ये R, ये S। अब ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या बोला है, दोनों एक दूसरे के समांतर है, यानी कि ये आपका PQ और RS आपस में क्या है, समलंब में समांतर भुजा है। PQ वृत्त का व्यास भी है, तो व्यास है तो जरूर यहां पर सेंटर से होकर गुजरा होगा, व्यास है। और किसी भी वृत्त का व्यास जो है परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। व्यास जो है परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। आपसे बोला है QPR 40 डिग्री है, QPR यानी कि QPR बनाइए, यह एंगल जो है आपका 40 डिग्री, ठीक है। PQ आपका कैसा है, व्यास है, व्यास जो है परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि PRQ जो होगा वह आपका कितना होगा, 90 डिग्री। आप ध्यान से देखिए तो एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है PQR, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। ये 90 है, ये 40 है, तो यह कोण कितना होगा, 180 पूरा दीजिए, 90 40 130, तो ये 50 हो जाएगा। और साइक्लिक चतुर्भुज है तो आमने विकर्णतः कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये 50 है, तो यही कोण तो आपसे पूछा है, PSR पूछा है, तो ये कोण आपसे पूछा है, ये 50 है तो ये 130 नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, ऑप्शन नंबर सी। वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। PQ यहां पर व्यास है, आगे बढ़ा जाए। एक बहुभुज में अंतः कोण और बहिष्कोण का योग का 3 गुना है। अंतः कोण का योग, अच्छा अंतः कोण का योग का फॉर्मूला भी बताए थे ना, n-2 इंटू 180 डिग्री, यह पूरे अंतः कोण का योग हो जाएगा। और बहिष्कोण के योग का 3 गुना है, तो बहिष्कोण का योग कितना होता है, 360, इसका ये 3 गुना है। अगर दोनों को बराबर करना है तो इसी को आप 3 गुना कर दीजिए, ये बराबर हो जाएगा कि नहीं। यहां से भुजाओं की संख्या यानी कि n का वैल्यू निकाल लीजिएगा, 2 बार में कट गया, 3 दूना 6, 2 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है ना। तो ये सारा फॉर्मूला एकदम ध्यान में आपको रहना चाहिए। इसका कोई बना है, ए नंबर, वेरी गुड। एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग में क्या होता है कि प्रत्येक भुजा आपका क्या होता है, बराबर है। अगर इसका एरिया 900 मीटर स्क्वायर है तो आप बताइए कि भुजा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा कि नहीं। यानी कि हर एक भुजा 30 है आपका, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30 हो जाएगा कि नहीं। आपसे क्या बोलता है, इसका परिमाप, तो इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। एक समषटभुज का परिमाप के बराबर है, तो इसका परिमाप 120 है। समषटभुज में कै गो भुजा, 6 गो भुजा, कुछ इस तरह से समषटभुज बनेगा। इसका भी परिमाप 120 होना चाहिए, दोनों का परिमाप बराबर है। तो यहां पर प्रत्येक भुजा 30-30 हो गया। अगर इसको 120 बनाना है तो प्रत्येक भुजा कितना करना पड़ेगा, 20 करना पड़ेगा। यानी कि ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20,
ये भी 20, ये भी 20 है। तो क्या बोला, समषटभुज का क्षेत्रफल। तो समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें 6 गो आपका क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर। ऐसा ऐसा कै गो समबाहु त्रिभुज, 6 गो समबाहु त्रिभुज है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 400 यानी कि 100 बार में कटेगा, तो 600 √3। तो ये अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा किए बनाए। हाँ, तो काहे 30 बनेगा, जब परिमाप बराबर है तो इसका परिमाप 120 है, उसको 6 बराबर भुजा में बांटना, तो 20 में न बांटिएगा। चलिए नेक्स्ट, दो बेलन के ए और बी के आयतन का अनुपात क्या होगा। बेलन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए और वॉल्यूम ऑफ बी, इसी का अनुपात पूछा है। और ए और बी बेलन है, तो बेलन क्या होता है, πr²h, r1 का स्क्वायर h बटे में πr2 का स्क्वायर इंटू h। आयतन का अनुपात क्या है, जिसके आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई समान है, तो इसलिए एच एच ऊपर ले लिए, ये तो कट गया, समान है, पाई से पाई भी कट गया। तो डायरेक्टली आपका डिपेंड किस पे कर रहा था, त्रिज्या के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा था। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सब तो नहीं छूटा है। चलिए एक लास्ट सवाल, हाँ, प्रसरण निकालना, कोई निकाले प्रसरण। देखिए वेरिएंस कैसे निकाला जाता है। वेरिएंस निकालने से पहले दिए गए संख्या का माध्य निकाल लीजिए। क्या निकालिएगा, माध्य निकाल लीजिए। पहले दिए गए संख्या का माध्य निकाल लीजिए। माध्य कैसे निकलता है, जैसे औसत निकाला जाता है। तो आप बताइए कि इसका औसत निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, सभी संख्या को जोड़ दीजिए, 3 + 6 + 5 + 2 + 4, और इसको भाग दे दीजिए कितना से, 2 2 4 1, 5 गो संख्या है, 5 से भाग दे दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 9 5 14, 14 6 20, 20 बटे में 5, तो कितना हो जाएगा 4। अब आपको प्रसरण निकालना, वेरिएंस निकालना है। तो प्रसरण जो होता है, प्रसरण जो होता है, माध्य, ये जो टर्म आपको दिया गया है, उस प्रत्येक टर्म में से माध्य को घटा के स्क्वायर कीजिए। प्रत्येक टर्म में से माध्य को घटाइएगा। तो पहला टर्म क्या है, 3 है, इसमें से माध्य 4 आया, तो 4 को घटाए और इसका स्क्वायर ले लीजिएगा। इस तरह से सभी टर्म में से आप माध्य को घटाइए। प्लस अगला टर्म क्या है आपका, 6, 6 में से 4 घटाइए, स्क्वायर। अगला टर्म क्या है, 5, 5 में से 4 घटाइए, स्क्वायर। अगला टर्म क्या है, 2, 2 में से 4 घटाइए, स्क्वायर। प्लस अगला टर्म क्या है, 4, 4 में से 4 घटाइए, इसका स्क्वायर। अब बटे में जितना संख्या है उतना बटा कर दीजिए, 5 गो संख्या है। तो आप बताइए ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगला वाला कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला वाला कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगला वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बटे में 5। तो 4 1 5, 4 9 1 10, 10 बटे में 5 कितना आ गया, 2 आ गया। यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रसरण निकालने से पहले आपको माध्य निकालना है। माध्य को हर एक टर्म में से घटा के उसके स्क्वायर का योग बटे में जितना टर्म है उससे भाग दे दीजिए, आ जाएगा प्रसरण, है ना। चलिए आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, कल इससे नेक्स्ट सेट करेंगे।